गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून बोल के सर वहां से। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस गुड सर। आफ्टरनून, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून बोल के सर वहां से म्यूट बंद कर रखा है आपने। कहाँ म्यूट बंद कर रखा है? आप बोल तो रहे हो। अभी तो बोल रहे थे, उससे पहले आपने गुड आफ्टरनून पहले बोला था जब। अच्छा, तो बस ध्यान नहीं था ना। अब देखो, आप तो हो गए ना, अनम्यूट तो हो गए। हो गए सर। ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि जल्दी से आप लोग बताओगे अभी तक आपने क्या क्या चीजें कर ली है टैली प्राइम पे। सर मेरे असाइनमेंट खत्म हो गए। आपके असाइनमेंट खत्म हो गए? सिद्धांत जी ने अपनी तरफ से असाइनमेंट खत्म कर दिए। दो, एक का आंसर गलत आ रहा है और एक में ओपनिंग डिफरेंस आ रहा है सर। ठीक है, तो जो भी दो कंपनी मेरे को मेल डाल देना, उसको एक बार क्लास में डाउट सेशन में डिस्कस जरूर करेंगे। हाँ जी, बाकी कहाँ है? सर ये स्क्रीन आपके यहाँ आ रही है ब्लैक स्क्रीन? हम्म। ये ब्लैक स्क्रीन आपके यहाँ पे आ रही हम्म। अब ठीक है? है सर? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ जी, जल्दी से बताइए आप लोग, जैसे सिद्धांत जी ने बताया कहाँ तक वो कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी से। सर मेरा पीरियड बचा हुआ है बस। एक 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 करके, एक एक करके। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी, चलो आप बताओ पहले। सर एंट्रीज वगैरह जो थी वो सारी कर ली। टैक्स इनवॉइस जो असाइनमेंट था वो भी हो गया था कुछ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ऋतिक जी। हाँ जी, ऋतिक जी कुछ नहीं कह रहे। अभिलाष जी बताइए, कहाँ तक करा आपने? हाँ जी, प्रकाश जी। सर 2-3 क्लास का रह रहा है मेरा बस। मतलब कहाँ तक कर दिए ये बताओ मुझे। सर कहाँ तक किया ये तो याद नहीं है। तो याद नहीं है? अगली क्लास में कंप्लीट करना वाला है आपको। कंप्लीट हो चुका है सर। हाँ जी, अभिलाष जी ने प्रीवियस तक पहुंच चुके हैं, जो लास्ट क्लास हमने किया था। बहुत बढ़िया आपका। सर हो गया सर, सारा हो गया। सारा हो गया? बस वो बाउंसर वाउंसर सब क्रिएट कर दिए सर। हाँ जी, शुभम जी, कहाँ तक करा आपने? हाँ सर। हाँ जी, शुभम जी, जल्दी बताइए। नहीं हुआ है सर अभी। नहीं हुआ? कितने, मतलब एक कुछ तो करा होगा। नहीं, मैं लैपटॉप में प्रॉब्लम वापस आ गया था तो आ रहा है जा रहा वाला सीन हो नहीं पाया था सर, चलो इसलिए। जल्दी रिपेयर करा के जल्दी मोबाइल खत्म से। करो। हाँ सर। हाँ जी, एक अमीषा जी बच गए, कहाँ गए? चलो जी, कोई नहीं, अब लीव ही करके चले गए, कोई नहीं। हाँ जी, आज की क्लास अब डिस्कस करते हैं। अब आ जाओ, देखो। अब यहाँ से आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना टैली के अंदर, ये सबसे मेन है। कि जो आप देखोगे कि जो अब यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक आपका एक बेस बन रहा था कि हमें लेजर कहाँ बनाना है, मूवीज कहाँ करनी है, हमें रिकॉर्ड्स कहाँ चेक करने हैं, हम बैलेंस शीट क्या देखेंगे, ये सारी चीजें आपका आपको अब पता है कि हमें कैसे कैसे व्यू करनी है, हमें कैसे कैसे उसको एनालाइज करना है। जो हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्या आता है यहाँ से जीएसटी के कॉन्सेप्ट और जीएसटी का सारा काम आ जाएगा। कि जहाँ से साथ के साथ आपको सारी चीजें आपको कैसे कैसे करनी है। अब आगे जाके रिटर्न फाइल कैसे करनी है, रिटर्न क्या होती है आपकी, कैसे आप जेसन फाइल बनाओगे। अगर मान लो रिटर्न्स में भी दो टाइप से आपको क्लासिफाइड कर रखा है कि आपका एक रेगुलर रिटर्न है, एक आपका क्वार्टरली रिटर्न है, तो इसको आप जेसन कैसे क्रिएट करोगे। क्वार्टरली में बोला गया है कि आपका आईएफएस होता है, आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज आपकी, वो कैसे करोगे। तो उन सब के लिए कुछ टूल्स दे रखे हैं आपको टैली प्राइम में, तो कैसे कैसे हम यूज करेंगे। और प्लस आगे जाके जब हम लास्ट ऑप्शन आएंगे तो टैली ने एक अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है ऑडिटिंग का, जो कि ईआरपी में आपको ऑडिट का ऑप्शन बस खाली मेंशन होता था, उसको आप यूज नहीं कर पाते थे। बट प्राइम ने क्या करा, ऑडिट का एक ऐसा फंक्शन ला के दिया आपको कि आगे जाके जब मैं कंपनी ओपन करके दिखा देता हूँ कौन सा ऑडिट का फंक्शन, कि आप यहाँ आके जो ये देख रहे हो एनालाइज एंड वेरिफिकेशन, आप यहाँ आओगे तो ये ऑडिट के रिगार्डिंग आपकी जितनी चीजें होती है कंपनीज में, जो जो आप देख सकते हो कि आपके क्या गलत हो सकते हो, वो सारी रिपोर्टिंग दे रखी है। तो इसके बाद एंड में हम देखेंगे जरूरी से
कि जब हमारे पास जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, पेरोल सब हम कर लेंगे उसके बाद। बट हम इससे पहले आज बात करेंगे पूरे के पूरे आपके जीएसटी की, ठीक है। अब जीएसटी मैंने आपको एक फाइल दी थी, तो किस किस ने पढ़ा उसे? पढ़ा था सर। यस सर। पढ़ा था। तो जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? 17 तारीख को, 17 2017। 17 2017। 1 जुलाई 2017। हाँ जी, पूरे इंडिया में हुआ था या कहीं किसी एक स्टेट में छोड़ दिया था? सर एक जगह छोड़ दिया था, जम्मू कश्मीर छोड़ दिया था। हाँ, जम्मू कश्मीर। बस आपकी डेट गलत होगी पुरुषोत्तम जी। 1/7/2017 मतलब 1 जुलाई। आप 17 कर रहे थे ना? सर 2017 बोला था। क्या बोला था? 2017। 2017। 17 नहीं बोला था। अच्छा चलो कोई नहीं, 17 मैंने सुन लिया। बट आपकी देखो यहाँ पे आपका जो अप्लीकेबल, वैसे तो आपका जो इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी 2016 में हो गया था, बट ये एक अप्लीकेबल डेट आई थी आपकी 1/7/2017 में, ठीक है। ये उसकी कुछ आपके टैक्सेस होते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीएसटी आपका कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट कौन कह रहा था? इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट। हाँ, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आपका इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आती है, हाउस प्रॉपर्टी, जो सारी चीजें, उसको अभी इग्नोर करो, वो आपका इनकम टैक्स देखना। बट अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हम एज ए बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, जो कि हम कस्टमर, क्योंकि जब आप देखोगे आप किसी को सेल कर रहे हो तो आपका टैक्स कौन पे कर रहा है? एंड यूजर दे रहा है। बट जीएसटी में एक नई चीज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि जीएसटी में क्या हो रहा है कि आपसे पहले ही टैक्स ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, जब तक आप सेल नहीं करोगे जब तक टैक्स नहीं भरते थे। बट गवर्नमेंट ने इसको हटा के क्या करा, जीएसटी इसीलिए लेके आई थी, पहले आप टैक्स भर दोगे, फिर लास्ट में जो एंड यूजर होगा आपका उस पर बर्डन पड़ता है, इसलिए आपका कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में टैक्सेस देखो पहले कितने सारे थे, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। फिर गुड्स सर्विस वाला, कस्टम, एक्साइज, सीएसटी, गुड्स, अदर, ऐसे करके बहुत सारे 17, मोर देन 17 से भी ज्यादा ऐसे टैक्सेस होते थे, जो कि आपका जीएसटी के आने से क्या बन गया, खाली वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। वरना क्या होता था कि मान लो दिल्ली में वैट का रेट ये है तो हरियाणा में वैट का रेट अलग है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें होती थी आपकी कैस्केडिंग। ये कहने का मीन्स क्या कि डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स जो आपका रेट होता था वो टैक्सेशन चार्ज हो जाता था। जैसे मान लो दिल्ली में 5% लग रहा है, बट हरियाणा में वो 10% है, समझ रहे हो। तो वो चीज क्या होती थी, आपके रेट और उस पर डबल टैक्सेशन का आपका कैस्केडिंग बोला जाता है उसे, वो होता था। बट जीएसटी के आने से क्या हुआ, टैक्स के जो रेट है आपके पूरे इंडिया में सेम रहेंगे, बस उसमें चेंज क्या कर दी, अगर आप क्या करोगे आगे जाके, अगर दिल्ली में ही सेल परचेज करते हो तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या बोला गया उसे, एक को बोल दिया सीजीएसटी, एक को बोल दिया जीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, अगर आप अदर स्टेट करते हो तो उसको बोल देगा आईजीएसटी, ठीक है। और टैक्स रेट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मान लो 10,000 का एक प्रोडक्ट था जिसपे 18% टैक्स था, वो आपने परचेज किया दिल्ली में ही रह के, दिल्ली से, तो उस पर टैक्स कितना लग गया, 18% के हिसाब से 1800 रुपए 1800 लग गए। बट परसेंटेज क्या रहेगी टैक्स की, 18% 18% रहेगी। और मैंने क्या बताया था, विदिन स्टेट में क्या होगा, 99% डिवाइड हो जाएगा। 9% डिवाइड हो जाएगा जीएसटी और एसजीएसटी में, है ना। अगर आपने बोला चलो ये तो मैंने परचेज करी, फिर आपने उसी गुड्स को 10,000 की बजाय 15,000 का आगे, या मान लो सॉरी 20,000 का सेल करा, और वो आगे किसी और अदर स्टेट का पर्सन था, तो उस पर टैक्स रेट कितना होगा, 18% रहेगा। जो परचेज पे टैक्स लगा वही लगेगा, वही रेट होता है हमेशा, बट उसमें क्या लगेगा, पूरा का पूरा आईजीएसटी 18%, ठीक है। छात्रियों में यूटीजीएसटी भी तो होता है, वो बंद हो गया। जब आप यूनियन टेरिटरी के लिए जाओगे, यूनियन टेरिटरी के लिए होगा, वो है सर, बंद हो गया वो भी है, क्यों बंद हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी के है आपका, जैसे आप चंडीगढ़, दमन दीव, पांडुचेरी, इन सब से आप डील करते हो। आपका क्या, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी होगी तब आपका, ठीक है। सब पुडुचेरी में तो एसजीएसटी लगता है ना शायद, है पुडुचेरी और पांडिचेरी में एसजीएसटी लगता है ना। नहीं, यूटीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा आपका ना। दिल्ली में लगता है सर, दिल्ली में दो अरे को बोलने देगा, 2 यूनियन टेरिटरी था, एक दिल्ली था और एक और कोई था जिसमें एसजीएसटी लगता है। दिल्ली और चंडीगढ़ में लगता है। हाँ,
दिल्ली भी यूनिट एंड टेरिटरी है ना सर। हाँ, बट इनकी अपनी असेंबली है, इसलिए इनको क्या करा गया है कि स्टेट का दर्जा दिया गया है। सही कह रहे हैं सर। हाँ जी, मतलब पढ़ उड़ के बैठो। ईएसटी क्लास में भी पढ़ाई थी ना सर ने। एक दो छुट्टियां मतलब जो आपको मिल गई है ना, मतलब पूरा है क्लियर यहाँ तक सबको। यस सर। तो अभी बीच में डाउट नहीं पूछते हैं, वरना क्या होगा कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, सब एक के ऊपर एक आंसर कर रहे हैं। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है कि जीएसटी आपका क्या है जी, आपका कब अप्लीकेबल हुआ, ठीक है, और उसमें कौन कौन से टैक्सेशन होते थे। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल टैक्सेशन ला दिया। कौन से आपके 4 टैक्सेशन, एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सब इनकी फुल फॉर्म 1 बाय 1 करके बतानी है, ऐसे नहीं कि एक साथ ही बोलने सबको। सर नाम लेके पूछो सर। हाँ, तो चलो पहला आप ही बता दो आपका एसजीएसटी का। सर एसजीएसटी बनेगा स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस सर, सर्विस टैक्सेस। बस देखा, इसमें मार खा गया आप। सर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड सर्विस एंड टैक्सेस। आपने तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बता दी। हाँ सर गलती से निकल गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया एसजीएसटी। अब आ जाओ सेंट्रल के लिए, सीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज एंड टैक्सेस। हाँ, देखो आपको आराम से आंसर करो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कभी भी ना आंसर जैसे अभी भी जल्दी करो वो कोई नहीं। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार 2 बार सुनो, या मान लो कि उसको सही से समझो, उसके बाद आंसर करो, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और यूटीजीएसटी, गुड सर्विस एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये आपके 4 बना दिए, जो कि पहले क्या होते थे, पहले के टाइम में वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती थी। तो इसके अंदर क्या होता था कि आपको पता ही नहीं चलता था कौन सा टैक्स डिपार्टमेंट का है, उसमें भी होश में चलती थी। और आपके क्या रहता था कि आपका डबल टैक्सेशन भी चार्ज हो रहा होता था। तो इस चीज को सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर आया था? क्या चीज सब वर्ल्ड में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर आया था? फ्रांस, ठीक है। यस सर। तो वहां पे सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था, और आपका पाकिस्तान भी इंडिया से सबसे पहले लेके बैठा हुआ था 2004 से। सर इंडिया भी पहले लिया था पर ला नहीं लिया था। इंडिया में 2000 से स्टार्ट हुआ था, बट आते आते इसको कितने 17 साल लग गए। राजनीति की वजह से। राजनीति की वजह से, और एक कारण और था कि जो गवर्नमेंट आपकी ला रही थी पहले, इसको एक सिंगल रेट पे ला रही थी। सिंगल रेट में क्या होता, कोई सोच सकता है सिंगल रेट में क्या रहेगा? तो दिक्कतें होती है इसमें। क्या कहते हैं, एक आदमी गाड़ी ले रहा है तो उस पर क्या अलग टैक्स होता है, एक आटा ले रहा है तो अलग टैक्स होता है, तो दिक्कत होती है। एक टैक्स तो आपकी ख्वाहिश थी कि आगे जाके जो अमीर और गरीब, अब मान लो अमीर बंदा तो उसी से दे देगा टैक्स, अब वो गरीब पे भी उतना टैक्स लग रहा है तो कहाँ से पे करेगा? सर तो पहले गवर्नमेंट इतना इडियट था, मतलब ये तो ऊपर से दिख रहा है, कोई भी बोल दे कि यूनिफॉर्म टैक्स अगर मगर फिर उसमें कुछ कंक्लूजन और लेके आए ना। अब जैसे मान लो कोई नई चीज आ रही है, अब उसको वहीं पे पकड़ के फिर उसको करे ना। फिर उसके बाद अब जैसे आप मोदी जी आए तो उन्होंने 4-5 बंदे जो अपने लिस्ट है उनको लगाया, उन्होंने फिर क्या करा, उसके अंदर चीजें एडिशनल कर दी कि अब टैक्स रेट ऐसे क्लासिफाइड होगा, ये इस पे होगा। अभी भी देखो अब सारी चीजें क्या है, रेट हर मीटिंग में चेंज होते रहते हैं आपके, बोल देना है ना। क्योंकि जो लग्जरी गुड्स की सबसे पहले 28 प्राइस और प्लस उस पे अगर कोई वैसी गुड्स की तमाकू सब उस पे सेस लगता था, चलो तो लगना भी चाहिए क्योंकि ऐसी गुड्स है वो। बट अब जो 28% की थी उनको भी क्या कर दिया, पहले जो 28% आया था ना जीएसटी में, तो उस पे 254 गुड्स थी जो आपकी, और अभी कम तकरीबन अब 30 से 50 के अराउंड कुछ होगी जो जिन पे 28% टैक्स लगता है। सर ये अपडेट पता कहाँ से चलते हैं? ये अपडेट आपकी इनडायरेक्ट एंड कस्टम आपका जो अपस्किलिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन सब की जाती है। ठीक है। तो कौन सा साइट बोला आपने? CBIC। जैसे आपकी पहले आप देखो, एक आपका सीबैक करके होती थी पहले, वो पहले आपका होता था वो आपका, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करा जीएसटी में, उसको आई कर दिया, सीबैक को CBIC कर दिया। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम, ठीक है। ठीक है सर।
उनकी मीटिंग्स हुई, उसमें आप देखो रेट भी चेंजेस होते, चलो उसको हम बाद में देखेंगे कि जो भी आपके अपडेट आता है वो कैसे कैसे आपको चेंजेस करने होते हैं टैली पे, और क्या क्या चीज आपके अपडेट इंट्रोडक्शन सबको पता चल गया एप्लीकेबल, है ना? हाँ जी, यस सर। एप्लीकेबल के बाद आपकी आ गई यहाँ पे देखोगे इसकी जो जर्नी थी वो इसमें देख लेना कब से आई आपकी, फिर इसके बाद जो बिल पास ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी देखिए। अब इसमें क्या हुआ था, जो भी आपकी जीएसटी में रूल्स आते हैं ना, अब वो इन बिल्स में एक्ट में, मतलब समझ लीजिए एक्ट है आपके, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी आपके नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, तो इन एक्टों में सबसे पहले आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? आप जो ये टैक्सेस जो चार्ज होते हैं जीएसटी, वो सारी इन्हीं एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? यस सर। अब आ जाओ जी, इसमें एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेंशन है वो आपका, जैसे जीएसटी क्लास में आपको सर पूरा डीपली पढ़ाएंगे, मैं अभी इसको क्या करूंगा उतनी थ्योरी रखूंगा जो कि हमें अकाउंटिंग में प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, ठीक है? या आप सोचो फिर इसमें डीप जाओगे, वो जीएसटी वाली जो आपका पार्ट है उसमें आपको सर पूरा बताएंगे, ठीक है? यस सर। फिर ये सारी चीज जो कंपनसेशन है सब उसमें देख लेना। फिर जीएसटी काउंसलिंग कंसिस्ट, ये भी आपका क्या है जी, अब जैसे मान लो कोई चीज है, जैसा कोई रूल बनना है, अब रूल बनाने के लिए क्या था कि आपको एक तो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सीतारमन, हाँ जी, जो कि अभी सीतारमन जी आपके, और आपके हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और वाइस फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके होते हैं, ठीक है? हाँ जी, बताइए सर। इन दोनों की क्या करे, एक आपकी 100% मतलब कि वो काउंसलिंग बनाई जिसके अंदर क्या है 75% इन दोनों के मतलब रजामंदी होनी चाहिए, कि जिससे वो रूल आगे जाके एक्ट बनेगा, ठीक है? कि मतलब कोई अकेले ना सीतारमन जी कर सकते हैं इसे, ना आपके हर स्टेट के। हाँ जी, यस सर। तो ये कोई भी रूल ये सारे आपके लेके आते हैं। फिर आपके टाइप ऑफ टैक्सेशन अंदर जीएसटी, तो आपको पता है कौन कौन से टैक्स होते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है? तो ये सारी चीज किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं वो सारी चीजें मेंशन है, प्लस इनके बारे में अब क्या कुछ छोटी सी डिटेल, ये आपको इंटर और इंट्रा सबसे मेन पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि आप जब गुड्स परचेज करते थे तो आप परचेज का लेजर बनाते थे, है ना? यस सर। यस सर। और जब आप सेल करते थे तो सेल का लेजर बनाते थे, यस सर। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जीएसटी में जब टैली के अंदर हम गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटर या इंट्रा करके हम बनाएंगे। यस सर। इंटर मीन्स होता है एक स्टेट से अनदर स्टेट, ठीक है? इंट्रा मतलब वो एक स्टेट से एक स्टेट में। हाँ, जो इंट्रा है मीन्स आपका विद इन स्टेट, जैसे दिल्ली टू दिल्ली आपका, इंटर दिल्ली टू हरियाणा, स्टेट से यूपी, ठीक है? यस सर। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद इसमें देखो टैक्सेशन, अब आपको पता था विद इन स्टेट में क्या लगता है, सी और एस, और इसमें आईजीएसटी। फिर अगला आ जाओ कि जैसे मान लो इसी में था कि मुंबई से माल कहाँ गया, चेन्नई, तो इसके इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। मुंबई से क्या था जी, नागपुर गया, जो मुंबई का आपका, तो इसमें क्या लगेगा, विद इन स्टेट। और इंट्रा करेंगे इसे जी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम बैठे साल बैठे हैं हमने। फिर आ जाओ इसके अंदर ये सारी चीज़ कह रही है, पढ़ लेना आप, इसके बाद हम चलते हैं। अरे बेंच ये आपकी यूनियन टेरिटरी आपकी कितनी यूनियन टेरिटरी है? 9 नहीं है, किसी ने रिसर्च नहीं करा। अब ये कितनी हो गई है? 8 हो गई है। 8 ठीक है, अब क्या हुई ये देख लो, दमन एंड दीव ये अब 1 हो गई है। पहले 9 थी आपकी, इसके अंदर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, आपका दमन एंड दीव, फिर दादरा नगर हवेली, और आपका अंडमान निकोबार, ये सब क्या है अब इसको मर्ज करने की, बाकी ये सारे सिंगल सिंगल है। बस दिल्ली को एक स्टेट माना गया है और आपका चंडीगढ़, ठीक है सर। चंडीगढ़ कमाल। हाँ जी, नहीं जितना हमको ध्यान और शायद खुद भी जरूरी मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, बताते हैं आगे से। पौंडीचेरी या दिल्ली है। ओके है सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, छातियों तो में यहाँ पे आपको पता चल गया गोली ये स्टेट का दर्जा, तो कितनी बची फिर आपके पास? 7 में से 2 हटा दो, क्योंकि अब 9 नहीं, ये दोनों मर्ज हो गए।
बची ना। जी अगर आप यहाँ से डील करते हो जैसे यूनियन टेरिटरी में, तो क्या लगता है सी और यूटी लगेगा उसमें, ठीक है। SGST उस केस में नहीं लगता। क्लियर यहाँ तक? ये मान लो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी बिलोंग करेगा, तो उस केस में क्या लगेगा टैक्स आपका, ठीक है। सर हाँ जी। सर जैसे लक्षद्वीप से सामान अंडमान निकोबार जा रहा है सर, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर क्या कहते हैं यूटी GST लगेगा? यूनियन टेरिटरी में तब बिलोंग होगा जब आपका यूटी से यूटी आपका कर रहा है ना। हाँ, तो सर इसमें क्या कहते हैं जो परसेंटेज शेयर होगा वो सारा स्टेट रखेगा या फिर क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा? वो आपको नहीं करना, वो क्यों टेंशन ले रहा है। वो आपका क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी होती है कितना आपको यूनियन टेरिटरी को देना और कितना अपने पास रखना। उसके लिए आपको कैलकुलेशन कभी नहीं करना, ना उसकी अकाउंटिंग करनी होती है आपको। तो पूछ रहा था किसको जाता है ये होता है, मैं बता रहा हूँ, उसका एक रेशियो होता है जो सेंट्रल को डिवाइड करती है। आपको कुछ नहीं करना, उसकी अकाउंटिंग से भी आपको लेने देना नहीं। आपको अपने से देखना कि आप बिलिंग क्या कर रहे हो, आपकी पार्टी पे टैक्स क्या लगेगा, ये सारी चीज पे फोकस करना, इस चीज पे मत जाओ, ठीक है। ये वहाँ पे जो बैठे हैं वो देखेंगे ना, ये चीज जब आप देखने लगे तो फिर अपना बिजनेस देखोगे या फिर वहाँ पे जाके असेंबली में जाके बैठ जाओगे। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। यस सर। ठीक है। फिर आपका जाता है रजिस्ट्रेशन। ये सबसे पहले जब आपने ये देखे कि कौन कौन सा, आपको पता चल गया कि जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ, कौन से टैक्सेस लगते हैं, आपका यूनियन टेरिटरी, फिर आपका स्टेट और किसमें इंटर है, कौन सी इंट्रा है, यहाँ तक पता चल गया आपको। यस सर। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए जो ऑलरेडी किसी चीज में बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर अगर एक यूटी से दूसरी यूटी में हो रहा है तो उस केस में क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड? आई जीएसटी लगेगा ना, आई अदर स्टेट, एक अदर यूटी और एक अदर यूटी, तो दोनों में फिर आई लगना ना उसका। ठीक है। और अगर एक स्टेट से एक यूटी में जा रहा है तो फिर मतलब आई जीएसटी सभी देखो ना, आप अदर स्टेट से एक अदर स्टेट हो तो आई है। अगर आपका यूनियन टेरिटरी विद इन यूनियन टेरिटरी हो रहा है तब आपका वो लगेगा, आपका यूनियन सेंट्रल। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहली चीज देखो, रजिस्ट्रेशन भी आपका क्या है कि सबसे पहले अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी मतलब चल रहा है और ऑलरेडी कहीं ना कहीं जैसे वैट में या किसी में रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है जीएसटी में। ठीक है, सबसे पहली चीज। थ्योरी चलेगा? नहीं, थ्योरी सब प्रैक्टिकल पे आने वाले हैं। तो थ्योरी कहाँ है? ये उतनी थ्योरी जितना आपको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, क्योंकि कल को जब आप टैली पे जाओगे, आप मान लो बिल में टैक्स ही गलत लगा रहे हो तो कहाँ से आप बता पाओगे। ठीक है प्रकाश जी। ओके सर। सर ये नोट्स कहाँ से मतलब मिलेंगे? ये नोट्स आपको आगे से वेबसाइट से ही मिल जाएंगी। जो आपकी वेबसाइट है वहीं पे आपके अपलोड होंगे नोट्स का असाइनमेंट के नाम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है। हाँ जी, तो रजिस्ट्रेशन का पता चल गया कि ऑलरेडी जो बिजनेस रन कर रहे हैं और किसी ना किसी में रजिस्टर्ड है, जैसे सर्विस टैक्स में या वैट में, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है। रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है आपकी कि सबसे पहले जो आपकी आई थी जब जीएसटी 17 में आया था तो आपकी 20 लाख की लिमिट। अगर 20 लाख का आपको आपकी टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, चाहे बोल सकते हो चाहे सर्विस। बट उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। चेंज कर दिया गया तो देखो इसमें आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज रेट है कब कब आपके एप्लीकेबल हुए। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे एग्रीगेट जो टर्नओवर के बेसिस पे क्या था, जब आपका स्टार्टिंग में आया था एक्सीड होते 20 लाख से आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। ठीक है। और जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी थे उनमें 10 लाख तक। ठीक है। उसके बाद जब क्या हुआ, न्यू लिमिट आई तो उसमें क्या था कि आपकी अगर गुड्स में डील करते हो तो उसके लिए 40 कर दी, अगर आपका एज ए सर्विस है तो उसके लिए 20 ही रहेगी। बट आपकी अदर जो स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए 20 कर दी। और यहाँ सर्विस के लिए देखो जो आपसे बोलेगा, सर्विस के लिए क्या है, सेम वही रखिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो पहले हुआ करती थी ये। ठीक है, अगर आप खाली सर्विस में डील करते हो। तो वैसे अब तो हर किसी को लेना जरूरी है। अब देखो हर किसी को लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ना 12 ऐसी कंडीशन आती है। जैसे देखो सबसे लास्ट वाला पेज में आपको दिखाता हूँ, ये आपके वो स्टेट है जो आपकी स्पेशल कैटेगराइज है। देखो
ठीक है, और ये नॉर्मल स्टेट है आपकी। इनको मार्क कर रखा है कि अगर आप इनमें डील करते हो गुड्स की लिमिट है तो 40, अगर आपकी क्या है अगर इन स्टेट में गुड्स में करते हो तो 20। ठीक है, सर ये डिफरेंट इसलिए रखा गया कि क्या कहते हैं देश गरीबी मतलब छोटे हैं, ये हाँ, ये छोटे हैं, गरीबी इनकी की बात तरफ है। जाएगी नहीं। और गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू कहाँ से आता है? सर पैसे से ही आता है, पैसे तो टैक्स से आता है हाँ टैक्स रेवेन्यू से आता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा जी, आपसे बोला कि जो छोटे स्टेट है आप उनको मान लो इतनी लिमिट देंगे, तो बोलेंगे हमारा तो है ही नहीं, तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों लें, तो हमसे उनसे तो टैक्स ले ही नहीं पाएगी गवर्नमेंट। यस सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम आपके लिए अलग बनाते हैं ना लिमिट, आपके लिए 20 है। और सर ये जो बीच में केरला एंड तेलंगाना है, इसके केस में क्या है? ये नॉर्मल है, आपकी नॉर्मल में काउंट किया गया है। ओके सर। ठीक है, बस इनको मतलब कैटेगराइज जैसे इसी में इस साइड साउथ साइड में आते हैं ये, तो बट इनको बोला कि इनको नॉर्मल कैटेगरी में माना गया है इन लोगों। ठीक है सर। तो इसकी लिमिट सेट नहीं सर पैसे की, जैसे यहाँ पे आपने 20 और 40 कर किया था ये तो यहाँ 40 होगी ना। पे 40 ही रहेगी। हाँ, इसको जब तो बोला नॉर्मल, क्योंकि इनमें नहीं डिफाइन करा, इसलिए इसको इसलिए बोला कि ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, वो चूज स्टेटस जो आपका 40 लाख में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपकी कंडीशन है, जैसा आप अभी सिद्धांत जी ने कहा कि आपको हर केस में क्या होता है जीएसटी लेना जरूरी होता है ना। बट क्या लेना तो जरूरी, बट क्यों लेना जरूरी? क्योंकि अगर आपकी डीलिंग, क्योंकि देखो 3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिख भी लो इसे आगे जाके, जैसे इसमें पूरी इसमें नहीं था कि आपको 3 चीजों पे सबसे मेन फोकस होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कौन सा लेना है। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा जीएसटी लग रहा था, ये एप्लीकेबल होना, ये सारी चीजें, अब बट इसमें आगे जाके डीलर टाइप बना दिए। वो डीलर टाइप हम कैसा ऑप्ट करेंगे या कैसा हमें जीएसटी नंबर लेना है, 3 चीज आप लिख लो। नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ आपका बिजनेस, ठीक है, फिर आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, और थर्ड आपका नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये 3 पॉइंट पे ही आपका डिसाइड हो। कल को मान लो आप क्या कर रहे हो, जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हो, ये करो, आपका मान लो कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसने क्या करा, उसने बोला कि मेरे को अपना काम स्टार्ट करना है, तो आप पढ़ रहे हो, तो आप बताओ मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी क्यों है, इसलिए मेरे को जरूर लेना पड़ता है जीएसटी नंबर। और प्लस अगर लेना भी है तो आगे जाके आप देखोगे, जैसे ये 3 चीज तो ही इसके अंदर बोला है, फिर एक रेगुलर, ठीक है, और एक आपका कंपोजिट, फिर एक आपका कैजुअल, ठीक है, और एक आपका यूआरडी। वैसे यूआरडी रजिस्ट्रेशन कवर नहीं है, बट ये यूआरडी का सबसे मेन भी केस था, क्योंकि आरसीएम का केस यही सबसे ज्यादा फंसता है। ठीक है, तो 4 आपको डीलर टाइप देंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जीएसटी का एप्लीकेबल हुआ, उसमें क्या क्या चीज होती है, ये सारी चीज। बट मान लो अब एक पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लिमिट क्या होती है, 40 लाख। 40 गुड्स में अगर डील कर रहे हो, फिर मैंने कहा अगर सर्विस में कर रहे हो तो 20, है ना। बट आपने कहा जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसको लेना तो कंपलसरी है। सबसे पहले तो आपने ये बोल के उसको ये कर दिया जी, जो मान लो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है और जो ऑलरेडी वैट या एक्साइज या सर्विस टैक्स कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, तो उसको तो आपने क्या बोला कि आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको तो लेना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से क्लियर। फिर मैं देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर मैंने कहा कि मैं आज जाके मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अमेज़न पे अपने मान लो मैं एक मोबाइल एसेसरीज का काम करना चाहता हूँ, मेरे को पता चला हाँ यहाँ से मेरे को सामान मिल जाएगा सस्ता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ऑफलाइन तो देख नहीं रहा, मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। तो मैं क्या ऑनलाइन मतलब अमेज़न पे क्या, तो उसने बोला सबसे पहले जीएसटी नंबर लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो जीएसटी लेके आओ। तो जीएसटी मेरे को पता नहीं भाई जीएसटी क्या है, तो मैं पहुंच गया आप लोगों के पास, आप में से जो आंसर करेगा मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा कि जी मेरे को जीएसटी के बारे में बताओ और जीएसटी नंबर मेरे को लेने बोला जी अमेज़न ने, तो मैं कौन सा नंबर लूँ और किस बेसिस पे क्या करूँ, तो अब क्या गाइड करोगे? पहले तो जो 5 प्रोडक्ट डील करने हैं वो बताओ, जिसमें तुम प्रोडक्ट में। ठीक है,
वो बताओ, उसके बाद अपना प्रूफ लेकर आओ रजिस्ट्रेशन के लिए। और क्या बिजनेस कर रहे हो, वेयर हाउस में सभी कर जरूरत पड़ेगी। तो देखो बात कहाँ पे आ गई, नहीं 3 चीज पे आ गई ना सबसे पहले। हाँ सर। ये सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट, तो चलो बात की बात है, रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना, वो उससे पहले क्या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका। तो मैंने बोला मैं क्या करना चाहता हूँ अमेजोन पे, तो ई कॉमर्स का हो गया। फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, कि मैं क्या मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करूँ तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, हर स्टेट में मैं सेल करना चाहूंगा ना। और नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो भी मतलब जैसे मेरा मोबाइल एक्सेसरीज हो तो उसके रिगार्डिंग, तो इन चीज से आपको पता चल गया हाँ रजिस्ट्रेशन तो लेना कंपलसरी है। अब इस बेसिस पे क्या है आपको पता चल जाएगा कि वो विद इन स्टेट कर रहा है, अदर स्टेट कर रहा है ना। अब बात आ गई कि मैं इसको ये कैसे क्लासिफाइड करूंगा, क्योंकि आपने देखा हाँ चलो ये तो पता चला रजिस्ट्रेशन लेना है, बट रेगुलर में लेना है, कंपोजिट में लेना है, कैजुअल में लेना है, यूआरडी में लेना है, तो अब ये कैसे पता करोगे। रेगुलर तो सिंपल वाला होता है, रेगुलर सिंपल वाला होता है। लेट इधर से टैक्स लेके। अगर मेरे को टैक्स का क्रेडिट ये सब लेना है तो रेगुलर वाला। और कंपोजिट में मैं ऑब्जर्वर कौन से सब मेंटेन करने से बचना है तो रेगुलर कंपोजिशन, अदरवाइज रेगुलर लेंगे। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना किस तरह बिजनेस में होगा। B2B बिजनेस है तो फिर रेगुलर, क्योंकि इस पे फिर टैक्स पास कर पाएंगे। और अगर नॉर्मल रिटेलर है तो कंपोजिशन ले सकता हूं। और फिर पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह का, मेरा बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशन को सबसे पहले मैं पता होना चाहिए, क्योंकि आपको देखो ऊपर जितना पढ़ा हमने उससे अकॉर्डिंग पता चल गया, बट उससे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एक रेगुलर कंपोजिशन में आपको डिफरेंस, अगर ये कंडीशन आती है आपके पास कि हाउ ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कहने का मीन्स क्या है कि अगर वो इनमें फॉल करता है तो आपको बिना देखे क्या बोलना उसे कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है रेगुलर में। ठीक है, अभी हम रेगुलर और कंपोजिशन के डिफरेंसेस जरूर देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे आपकी 11 कंडीशन। ये किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, इसको म्यूट करो। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें आप देखोगे कि 11 ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या रहेगा आपका कि आप लोगों को बिना किसी से मतलब इनके डिफरेंसेस देखे रेगुलर कंपोजिशन की आपको क्या बोल देना है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, किसमें लेना है, रेगुलर में लेना है। कि आप क्या डील कर रहे हो, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट आपको पता है कौन सी होती है इंटर स्टेट सप्लाई, अदर स्टेट में कि एक स्टेट से अदर स्टेट कर रहे हो, तो उसने वो क्या बोला रेगुलर तो कंपलसरी है। फिर बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब आप बोलोगे मैंने जिस नंबर ले लिया तो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे जी। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको तब बनना होता है जैसे मान लो आपने देखा होगा ट्रेड फेयर, बुक फेयर आपका, या मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा तो आप वहाँ जाके अपनी सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि रेगुलर वाला ही पर्सन क्या करता है, एक छोटा सा कैजुअल के टाइप का रजिस्ट्रेशन लेता है जो 90 दिन का होता है। कि आप क्या कर रहे हो कि उस इवेंट में आप जा रहे हो अपनी सेल करने, तो आप कितने प्रोडक्ट ले जा रहे हो, कितने तक का मतलब टैक्सेबल वैल्यू है, वो सारी चीज पहले आपको बतानी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर आप ऐसे काम करते हो मतलब कैजुअल मतलब मीन्स क्या, कैसे ट्रेड फेयर, बुक फेयर या फिर जैसे इवेंट्स में जाते हो तो उस केस में आपको कैजुअल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो आपको बिना किसी से पूछे कितना कॉल करना आपको रेगुलर में। ठीक है, फिर आ जाता है पर्सन टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। अब रिवर्स चार्ज बेसिस क्या कि जैसे मान लो आप गुड्स क्या करते हो, आप इंपोर्ट करते हो, या फिर कोई आरसीएम वाली जैसे आप ट्रांसपोर्टर से, या आपका एक सेक्शन होता है आरसीएम का 93 एंड 94 सीजीएसटी एक्ट में है, अगर उसमें आप कॉल करते हो या आप वैसी सर्विस वैसी गुड्स में डील करते हो तो आपको रेगुलर लेना है। फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या सर थर्ड पॉइंट रिपीट करना सर एक बार। कौन सा, पर्सन टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि ये आपका एक टैक्स होता है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, उस केस में भी आरसीएम का केस लगता है रिवर्स चार्ज का। या फिर आपने बोला गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना रखा है 93 और 94 रिवर्स ये होता है सर, तो ये होता क्या है, ये होता है आरसीएम आपका कि जैसे कि आप जैसे आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो बाहर का कोई जो पर्सन है वो इंडिया का टैक्सेशन थोड़ा ना करता, वो उस केस में क्या होता है कि हमें उस बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स अपने ही मतलब हमें खुद पे कराना होता है और फिर उसका इनपुट लेना होता है। अच्छा सर, रिवर्स रिलेशन होता है जो नॉर्मल कंडीशन है जो टैक्सेशन की। अब इसको आगे समझाऊंगा मैं,
नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं आपके, जैसे बाहर के आप कोई एनआरआई आके यहाँ पे कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कितना रेगुलर में लेना है। फिर आपने बोला पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीसीएस इन जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस की कॉन्सेप्ट आए आजकल बहुत नए, जो कि आपके चल भी रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी इन जीएसटी में यूज होते हैं तो आपको क्या करना है, रेगुलर में आपको कॉल करना है। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपने कहा कि आपकी कंपनी यहाँ है, एक आपकी कहाँ है जी हरियाणा में, एक यूपी में, ऐसे करके 3 स्टेट में 3 कंपनी आपकी, मतलब 3 ब्रांचेस बोल दो। तो उसमें क्या होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर लिया और सॉफ्टवेयर को तीनों वहाँ पे करते हो। ये वॉइस बंद करो अपने बैकग्राउंड से, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या है कि उसका सर्विस इनपुट उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों ब्रांचेस में, तो उस केस में भी आपको रेगुलर में कॉल करना है। फिर पर्सन मेकिंग ए सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स वेदर एज ए इन एजेंट और प्रिंसिपल। अब जैसे क्या है, एमआरएफ की कंपनी है, उसके क्या होते हैं अलग अलग, हर स्टेट में क्या है एक एक ब्रांचेस है, तो उस केस में क्या होता है आपको रजिस्ट्रेशन एज ए रेगुलर में लेना है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म, उसको भी रेगुलर में लेना, और जो ई कॉमर्स वेबसाइट में जाके अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है उसको भी किस में लेना है, रेगुलर में लेना। फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम अदर आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। मीन्स क्या, वही एक टाइप से आप जो अपनी सर्विस दे रहे हो इंडिया से बाहर दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, इसमें रेगुलर में। तो ये सारी कंडीशन किसमें कॉल करती है, अगर आपका कोई भी पर्सन आता है और ये ट्रांजेक्शन करता है, मतलब आपसे आके बोले कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ये है और मैं इस चीज में डील करूंगा, या इस चीज की गुड से और इस स्टेट या अदर कंट्री से आपकी डील होगी, तो उस केस में आपको क्या बोलना है, सिंपल, बिना कोई इन दोनों में डिफरेंस देखे हुए क्या बोलोगे आप कि आपको रजिस्ट्रेशन कितने लेना है, रेगुलर लेना है। क्योंकि हमें उस समय इन दोनों में डिफरेंस नहीं देखने होते, हमें सीधा बोलना होता है रेगुलर का रजिस्ट्रेशन है आपका। अब मैं आपको जो एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं अमेज़न पे जाके मोबाइल एक्सेसरीज सेल करूंगा, तो उस केस में मैं किस में कॉल कर रहा था, ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रेगुलर में ही लेना पड़ेगा ना मेरे को। यस सर। तो ये चीज थी। अब बाकी अगर इन केस आपको इनमें कॉल नहीं करता हो तो आपको क्या करना है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं रेगुलर एंड कंपोजिशन। तो थोड़े से हम रेगुलर एंड कंपोजिशन में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम टैली पे ही चलेंगे आज कि हमें सबसे पहले जीएसटी का सेटअप कैसे लगाना है, और सेटअप लगाने के बाद आज कुछ लेजर आपके चेंज होंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल परचेज बना रहे थे, सिंपल सेल बना रहे थे, बट उसकी जगह हम क्या कर आपसे बनाएंगे, इंटर और इंट्रा सेल करके। अगर हमारी सेल आउट ऑफ इंडिया होगी तो एक्सपोर्ट सेल करके बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी लेजर चेंज होंगे, और प्लस आपकी पार्टी में भी चेंजेस आएंगे। तो अभी सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा लिख के बताऊंगा आपको, अगर आपके पास भी नोटबुक है तो उसको नोट डाउन कर लेना। तो हम चलते हैं आज व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले सर कंपोजिट का कोई एग्जांपल बताना क्या होगा? कंपोजिट का एग्जांपल जो कंपोजिट में लेंगे, अब जैसे मान लो कि आप क्या हो, एक आपसे मान लो जैसे आप एक D2H डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, ठीक है। तो आपने बोला मैं क्या खाली मतलब दिल्ली में करूंगा, मतलब दिल्ली का वो भी एक ही एरिया, जैसे मान लो मेरे को रजौरी का चाहिए, तो मेरे को अब D2H के पास गया मैं उनकी वो लेने, क्या नाम है आपका, डीलरशिप। तो उन्होंने क्या बोला, आप जीएसटी नंबर लेके आओ, ठीक है। जीएसटी नंबर मांगा। अब आपने कहा मेरे को बिजनेस कहाँ करना है, विद इन दिल्ली करना है, और वो भी रजौरी तक ही करना है, मेरे को और कहीं नहीं जाना है इतना बड़ा। तो क्या बोला उन्होंने, ठीक है जी आप करोगे बट जीएसटी नंबर तो चाहिए। तो वो क्या करोगे आप, किसमें ले लोगे रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो इस टाइप से आपको बिजनेस पहचाना। वैसे ज्यादातर आपके बिजनेस कॉल करेंगे रेगुलर में, उसके बेनिफिट भी हैं। और कुछ अगर आप छोटे डीलर्स हो, जैसे आपकी मान लो स्टेशनरी की शॉप है, इस टाइप का कंपोजिशन ले सकते हैं। अब जैसे मान लो सबसे पहले तो बोला जीएसटी में जो आपके डीलर बोलेगा, एक तो बोला क्या रेगुलर, फिर दूसरा बोला गया यहाँ पे
कंपोजिशन। तो इन दोनों में सबसे पहले ना लिमिट बोली, किसको बोला 1.5 करोड़ से अब, और इसको बोला 1.5 करोड़ से बिल। ये कहने का मीन्स क्या कि अगर किसी की टर्नओवर आपको साफ साफ पता चल गई, जैसे मान लो वो बिजनेस आपके पास आया, अब उसने बोला कि मेरे को ना एक प्लांट लगाना है एक बड़ा, अब आपको साफ साफ दिखेगा कि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से हो जाएगी, है ना। तो इसके इसमें आप सिंपल बोल सकते हो कि इस बेसिस पर आप क्या करो रेगुलर ले लो। अगर आपको दिखता नहीं तो आप कंपोजिशन, बट वो बोला नहीं जी अभी भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि इसके अंदर जो आप प्रोडक्ट की डीलिंग क्या करोगे और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि इन दोनों में रिस्ट्रिक्शन है कुछ। इसमें कंपोजिशन में आप वो चीज नहीं कर सकते, रेगुलर वो सारी चीज आप कर सकते। ठीक है, एक तो क्या है सबसे बड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पता चल गया। उसके बाद आपको देखना है कि टर्नओवर बेसिस पर अगर पता चल रहा है नहीं, जैसे मान लो मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर का बताया था, अगर मैं 12 चीजें और 11 सर्विस पहले नहीं बताता आपको, तो आप क्या करते हैं टर्नओवर देखते हैं। आप टर्नओवर में कहता कि मैं तो खाली 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो आप किस में बताते हैं मुझे? हाँ जी कंपोजिट, बट आप मैंने क्या बताया 1.5 करोड़ से बिलो, और मेरे तो 10,000 की कैपिटल है। तो आप कैसे मेरे को क्लासिफाइड कर पाते? नहीं कर पाते हैं। इनमें तो आपको वैल्यू किसमें दिख रही है? करोड़ों में। तो फिर आपको क्या देखना होता मेरा कि इसके अंदर जो मैं ट्रांजैक्शन कैसी करूंगा और नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा मेरा, और किस किस बेसिस पे मेरी नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस रहेगी। तो वो डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट इसका क्या है, ये ऑल गुड्स एंड सर्विस में डील कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है जी, इसका जो फर्स्ट है ऑल गुड्स एक्सेप्ट, इसमें जी आइसक्रीम और टबैको। ठीक है, इन 3 गुड्स में डील नहीं कर सकता है। और सर्विस की बात करें तो खाली एक रेस्टोरेंट की सर्विस में पहले डील करता था, बट अब अदर क्या है कि इनको बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, आपकी टर्नओवर का 10% आप अदर सर्विस दे सकते हो। हाँ जी, ये पॉइंट समझे आप लोग? यस सर। टर्नओवर में 10% में आप कोई सर्विस दे सकते हो। हाँ, इसमें सारी गुड्स एंड सर्विस लगी। इसमें क्या रखा था कि ऑल गुड्स डील करोगे एक्सेप्ट इसमें जी आइसक्रीम टबैको में, इसमें आप डील नहीं कर सकते। इन तीनों में, इसके अलावा आप सब में डील कर सकते हो। बट इसमें बोला कि सर्विस पहले इसमें सबसे पहले रखी थी एक खाली रेस्टोरेंट की। बाकी ये अब आपका 19 से हुआ कि आपको बोला गया कि अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस देना चाहते हो, जैसे हम रहा था D2H की, तो आप क्या कर सकते हो, इसका 10% ऑफ अपनी टर्नओवर का, जो अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो आप कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसके लिए फिक्स बोल दिए कि आप अगर नई पूरे डीलर हो, आपका कोई किसी टाइप का बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए खाली कितनी 5 लाख। ठीक है, क्लियर वाला पॉइंट है? यस सर। फिर इसमें क्या है जी आपका ये अगला कि जो इसके लिए जो रेगुलर के लिए बोला गया, इसमें जो फर्स्ट बोला गया कि आपका जो रहेगा जो तो था, इसमें जो टैक्स रेट है कौन कौन से रहेंगे? देखो, एक तो एग्जेम्प्टेड बोल दो 0 को, या फिर नील बोल दो, फिर यहाँ पे 18 सर 5 18 5 9 12 9 नहीं रहता, 12 रहता है और 18 रहता है, 28 और 28। इसमें रहता है खाली 1 और 6, 5 और 6। एक रहता है आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, 5 रहता है जो आपकी रेस्टोरेंट की सर्विस, और ये आपकी अदर सर्विस। ठीक है सर, बैकग्राउंड वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार भाई पुरुषोत्तम आप कहीं और बैठो या वरना उस बच्चे को हटा दो। ठीक है, यहाँ तक देखो ये रेट है। अब इसमें बात आ जाती है इनवॉइस कौन से रेज होंगे और क्या चीज है। तो इसका जो आपका अगला
मैं इसका ना पूरी प्रॉपर शीट बना के दे दूंगा आपको। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके जैसे ये पीपीटी मतलब पूरी बना देंगे ना वर्ड फाइल पे, वैसे ही बना के दे दूंगा आपको। इसका फिर जो अगला है, जैसे तीसरा बोल दो, इसको दूसरा कर दो, ये आपका रहेगा। इस पे क्या रहता है जी, आपका ये बनाता है टैक्स इनवॉइस, फिर आपका बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, या बिल ऑफ एंट्री, या फिर बोल दो एक्सपोर्ट इनवॉइस। ये हर टाइप की इनवॉइस आपकी रेज कर सकता है, बट इसमें क्या रहेगा आपका, ये खाली बनाता है बिल ऑफ सप्लाई। अभी बिल ऑफ सप्लाई क्यों बनाता है, क्योंकि ये है जो आपका कोर्स लिख लो, ये अपने इनवॉइस में टैक्स आपका चार्ज करता है अपने कंज्यूमर से, और जो ये है आपके नॉट चार्ज, क्योंकि कंपोजिशन में बोला आप छोटे डीलर हो, उनको बोला गया और ये अपने इनवॉइस में कभी टैक्स चार्ज नहीं करते, इसलिए क्या बनाते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ये क्या है, मान लो अगर टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्स चार्ज करेंगे ये भी, अगर मान लो कोई नील रेटेड है तो ये भी बिल ऑफ सप्लाई बना देंगे। अब बिल ऑफ एंट्री कब बनता है आपका, बिल ऑफ एंट्री बनता है जैसे मान लो आपका जैसे मान लो एक्सपोर्ट के थ्रू माल आया है, तो आपका क्या है, जैसे बंदरगाह से आप क्या करते हो, वहाँ से माल अपने गोडाउन में भरवा रहे हो, तो बिल ऑफ एंट्री, बिल तो रेज कर नहीं सकते है ना। या मान लो आपकी बड़ी सी कंपनी है, आपका स्टील का काम है, आप क्या करते हो, सबसे पहले वेट तुलवाने के लिए आप क्या वहाँ पे एक ड्रम काटे होते हैं जहाँ पे आपका वेट इनका नापा जाता है, तो वहाँ पे आप पहले नपवाते हो, उसके बाद फिर गाड़ी लोडिंग करवाते हो, तो उस समय आपका बिल ऑफ एंट्री होता है, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट आपको पता ही है कि आउट ऑफ इंडिया आप भेजोगे तो आपका ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? वाले रेगुलर ले सकते हैं कि वो कॉम्पोजिट ही लेते हैं? क्या चीज? रेस्टोरेंट सर्विस वाले, रेस्टोरेंट वाले देखो वैसे तो बोला जाता है आपको कंपोजिशन लो, अगर जैसे विद इन स्टेट ही है और आप कहीं कुछ और नहीं करना, ये क्या है आपका ज्यादातर रेस्टोरेंट वालों की ब्रांचेज होती है। अब जब ब्रांचेज आ गई, मैंने क्या कहा था, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, याद हो, ये वाला, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये पर्सन मेकिंग ए सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स वेदर एज ए एजेंट और प्रिंसिपल। तो उसके इसमें क्या होगा, ब्रांचेज है तो क्या है, अब ब्रांचेज वो खुद तो नहीं खोल सकता, वहाँ क्या करता, किसी को डीलरशिप देता अपनी, है ना। तो उसके इसमें क्या होता है कि आपको किसमें लेना रजिस्ट्रेशन, रेगुलर, तो कंपोजिशन तो आप जा ही नहीं सकते, इसलिए उनके रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। हाँ जी, फिर इसमें बात आ जाती है कि आपकी ये क्या है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, ये आपकी इंटर और इंट्रा सेल हो चाहे परचेज हो, तो ये बहुत कर सकते हैं। बट इनमें क्या रहता है कंपोजिशन वालों में, जो इनकी परचेज है ये इंटर और इंट्रा कर सकते हैं, बट ये सेल कहाँ करेंगे, इंट्रा होगी। तो आपको पता चल गया क्या, अगर आपका जैसा मैं अमेज़न में जाके सेल कर रहा था तो मेरी डील कौन सी होती, क्या जब मैंने क्या कहा था मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, जैसे अमेज़न पे जाके अपने सेल करना चाहता हूँ अपना प्रोडक्ट, तो मेरी डील क्या होती, इंटर इंट्रा दोनों होती है ना। तो मेरे को आप पता चल गया रेगुलर लेना है ना। फिर आपका क्या है, अगर मेरी डील नहीं होती तो आप बोल सकते थे, बट इससे देखो पता चला तीन ही चीजें आपकी जो आपको क्लासिफाइड कराती हैं चीजों में, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस। सर एक जगह मुझे कंफ्यूजन हो रही है, बताओ। सर जैसे आपने नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स में बताया था वो टर्नओवर की लिमिट 40 लाख और 20 लाख, और सर इसमें जो है 1.5 करोड़ एंड अबव, सर ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो, ये वो चीज है, देखो वो चीज की आपकी रजिस्ट्रेशन देखिए, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ओके सर, ठीक है। अब ये जो एड और ये वो रखा है ना, ये रखा गया टर्नओवर बेसिस पे। अगर आपको किसी के बिजनेस की टर्नओवर साफ साफ दिख रही है कि हाँ इसकी टर्नओवर इतनी जाएगी, तो आप उसको बिना किसी डिफरेंस के आप बोल सकते हो कि आप रेगुलर ले लो। ओके सर, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि टर्नओवर पे भी अब मेरे को, अब जैसे मैंने बोला था मैं 10,000 लगाऊंगा, तो आपको ना पता चल रहा है मैं कंपोजिशन लूँ ना रेगुलर लूँ, तो इस केस में हमें क्या देखना होता है, फिर इनके डिफरेंसेस देखना होता है। हम इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे
कि हाँ जी कि अब आपको किसके अंदर आपको कॉल कर रहा है और किस में आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि क्या है आगे जाके जब आप जीएसटी पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो कल को मान लो आपका रिलेटिव कोई आपसे या आइडिया मांग ले कि मेरे को किस में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप बता पाओ कल को। ठीक है सर, ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसमें आ जाता है एक आईटीसी का चक्कर। अब ये आईटीसी इसमें तो होता है अवेलेबल, अलाउड होता है। ठीक है, और इसमें होता है जो आईटीसी नहीं होता। नॉट अवेलेबल। अब ऐसा क्यों? टैक्स और भी करना पहली बात। कॉम्पोजिशन में ना टैक्स लाइक टैक्स कलेक्ट नहीं करते आप अब पहली चीज क्या है, आप देखो जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, आप देखोगे कि इसके अंदर क्या था, जो टैक्स रेट थे इसके अंदर कितने थे, 1, 5 और 6। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम आपसे 156% टैक्स ले रहे, क्यों? क्योंकि आप एक छोटे डीलर हो, विद इन स्टेट काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके क्या कर रहे हैं, सेल पे, ये आपके सेल पे चार्ज होता है टैक्स, तो उतना ले रही है। और आपको गवर्नमेंट इतने जो टैक्स कंप्लायंसेस होता है उसमें भी आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि इनके लिए बस सिंपल सी रिटर्न जाती है जीएसटीआर 4 आपका, ठीक है, हाँ जी, और सी इनकी एक 08 करके समथिंग फॉर्म होता है इसका, जिससे टैक्स पेमेंट होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज देती है। इसके अंदर क्या देती है, इतने सारे टैक्स रेट है, प्लस ये हर महीने रिटर्न फाइल करेंगे या हर महीने टैक्स जमा कराएंगे, तो इनको हर टैक्स कंप्लायंसेस दे रखे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसलिए आपके लिए जो थर्ड है, यहाँ आईटीसी अवेलेबल है और यहाँ का आईटीसी नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यस सर। अब ये आईटीसी क्या था सर ये? हाँ, अब ये आईटीसी होता क्या है, क्योंकि कुछ को तो पता होगा, जैसे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जीएसटी के बारे में नॉलेज या कुछ काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि आईटीसी होता क्या है। और कुछ को ये होगा कि कुछ पता ही नहीं कि आईटीसी होता क्या है। आप देख लेते हैं आईटीसी है क्या। अब जैसे मान लो अब आपने एक जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है, किसमें आपको पता चल गया, रेगुलर में। अब आपने क्या करा, जब कोई गुड्स परचेज करी तो उसने क्या करा, मान लो बी से परचेज करी थी, तो बी ने ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कितना रेगुलर में, इसने आपको गुड्स सेल करी 10,000 रुपए की, इसमें लगा था 18% टैक्स, तो कितना हो गया जिसके अंदर 11,800, क्योंकि 18% 1,800 रुपए। तो ये हो जाता है आपका जो परचेज का आपके पास टैक्स लगा, इसको बोलते हैं हम आईटी। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका, ठीक है। हेलो सर, इनपुट टैक्स आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर, ठीक है। और जब आपने इस गुड्स को सेल करा, ये भी याद करना, जैसे मान लो आपने 20,000 का आगे किसको कर दिया, सी को सेल कर दिया, पर टैक्स रेट हमेशा 18% ही रहेगा। तो इस पर लग गया कितना टैक्स आपका 3600। ठीक है, अब ये आईटीसी आपका, ये आईटीसी अवेलेबल है, तो ये इसमें से 1800 लेस हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी कितनी बची 18। हाँ, तो इसको बोला जाता है लायबिलिटी। स्केल वाले टैक्स को बोला जाता है आउटपुट या लायबिलिटी, और इसको बोला जाता है इनपुट। इसलिए या आईटीसी या इनपुट, और इसको आउटपुट या लायबिलिटी। ठीक है, अभी बहुत करेंगे जीएसटी में भी, आगे इतने क्वेश्चंस करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, सभी सिंपल आपको देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें देखो अगला पेज आता है जी रिटर्न्स का। रिटर्न्स का मैं अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो चेंजेस मैं देख के फिर उसके बाद आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या होता था। कि जो रेगुलर वाले, इसके अंदर एक तो क्या है, आप रेगुलर रिटर्न भरोगे और एक क्वार्टरली। इसको क्या बोला है जी आपका, जो आपके कंपोजिशन वाले, इनको बोला गया जी आप क्या करोगे, इनकी बस एक जीएसटीआर और जाती है एनुअल, और फिर ये अपना टैक्स जमा कराते हैं CMP 08। ये 2 रिटर्न जाती है
ये जाती है आपकी जो मंथली बेसिस पे, और ये एक रिटर्न, सॉरी ये मंथली भी नहीं, क्वार्टरली पूरा, ठीक है। मतलब ये 4 रिटर्न और ये एक 5, मतलब ये 5 रिटर्न जाती है इसमें। देखो अब रेगुलर में क्या होता है, एक तो GSTR 1 भरो, फिर GSTR 3 भी, ठीक है, एक तो रेगुलर में। फिर इसमें भी क्या है, GSTR 1 और GSTR 3 भी, बट ये क्वार्टरली कर दिए, और ये मंथली। अब मंथली बेसिस पे देखोगे कि 2 रिटर्न है हर महीने की, तो 12 महीने में कितनी हो गई, 24, और प्लस एक एनुअल की रिटर्न थी पहले, जो कि अब आगे जाके भी खत्म कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, क्वार्टरली में कितने क्वार्टर होते हैं आपके, 4, और 4 में 2 रिटर्न है। सर क्वार्टर में तो किसी एक को ही क्वार्टरली भरते हैं और एक को मंथली भरते हैं। नहीं, अब क्वार्टरली समझाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं समझा रहा है, क्योंकि इसमें टर्नओवर के बेसिस पे और कुछ IFF के बेसिस पे क्या कर रखा है, इसको अलग अलग 5 करोड़ वाला कर रखा है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले बस आप इतना समझो कि सबसे पहले जो आपकी रिटर्न से किस व्यू में जाती है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। मतलब क्योंकि इतना आपको थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इतना आपको प्रैक्टिकल करने के लिए रिक्वायरमेंट है जी, बहुत जरूरी। क्योंकि अगर इतना नहीं पता होगा तो आप जब बिल चढ़ाओगे, इनवॉइस बनाओगे, तो क्या गलती हो रही है या कोई रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। या कौन सी ट्रांजेक्शन में मैं CGST लगाऊं, कौन सी ट्रांजेक्शन में IGST लगाऊं, वो चीज पता नहीं चलेगी। या मान लो कल को मैं आगे जब टैली पर रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप बोलोगे GSTR 1 क्या है, किसके लिए होती है, तो आप हमें पता है कि रेगुलर कंपोजिशन में डिफरेंसेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसको रजिस्ट्रेशन बताना है, और कैसे कैसे GST के अंदर जो भी CGST GST कब कब चार्ज होंगे, रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन लिमिट के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं चलता तो हमें क्या देखने थे, ये 12 कंडीशन। अगर ये 12 कंडीशन नहीं है तो उसके बाद ये सारे डिफरेंसेस आपके, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब चलते हैं, अब देखो टैली के ऊपर, कि टैली के ऊपर कैसा हम GST का सेटअप अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग क्या भी करती है हमें, और प्लस आज हम सीखेंगे टैली के अंदर जो हमारे लेजर्स है किस किस के, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेजर्स आपके सबसे पहले तो आपका पार्टी का लेजर, ठीक है। पार्टी लेजर में देखो क्या चेंजेस आएगा। अब आ जाएगी इसकी GST की इंफॉर्मेशन। अभी तक आप लेजर बना रहे थे तो क्या क्या ध्यान देते थे पार्टी का, जल्दी से बताओ। नाम और एड्रेस, नाम और एड्रेस है ना, या मान लो कभी मान लो उसका और ग्रुप सबसे मेन। अब क्या देना आपको, नाम, एड्रेस और ग्रुप तो हम ध्यान देते ही थे। अब आपका आ जाओ स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज टैक्स लगता है आपका, और GST की डिटेल। GST की डिटेल मीन्स क्या, उसका GST नंबर और GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पैन कार्ड भी डलता था ना ERP में। हाँ, पैन कार्ड भी डलेगा आपका, यहाँ पे पैन मिलती है, ये आपका पैन कार्ड है। जल्दी से तो नोटबुक में लिख लो कि जो लेजर में चेंजेस आने वाले हैं किसमें है। सबसे पहले लिखो पार्टी लेजर में, एक तो क्या आपका GST इन्फॉर्मेशन, जैसे सबसे पहले लिखो नेम, एड्रेस, ग्रुप। फिर GST इन्फॉर्मेशन में लिखो उसका एक तो स्टेट, GST डिटेल में लिखो उसका GST नंबर और GST रजिस्ट्रेशन और उसका पैन। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा देखते हुए चलना। यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसको लिखना है, लिख लो जल्दी से। कोई लिख रहा है इसे या फिर अगला बताऊं? बताओ जी। बताया अगला? जी सर बता दो अगला। अब अगला आ जाता है, देखो आपका जो हम बनाते थे परचेज या सेल, इन दोनों को क्या करना है। अगर आपका विद इन स्टेट है तो मैं बनाऊंगा इंट्रा
परचेज। अगर आपका अदर स्टेट है तो इंटर परचेज। अगर मेरा यहाँ पे विद इन स्टेट सेल है तो इंट्रा सेल। अगर अदर स्टेट है तो इंटर सेल। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी आएंगे बाद में। अब इसमें एक चीज क्या आएगी, जब ये हम लेदर बनाते तो क्या चीज ध्यान देते थे आप लोग? हाँ जी जल्दी बताओ, जब हम लेदर बनाते थे किसको ध्यान देते थे, किस चीज में? क्या सर? जब हम परचेज सेल का लेदर बनाते थे तो हम क्या ध्यान रखते थे बनाते टाइम? सर कौन से अकाउंट में डाल, ग्रुप में डाल रही है? हाँ कौन से ग्रुप में डालने थे। बट अब आपका क्या आएगा इसके अंदर, जीएसटी की इंफॉर्मेशन क्या अनेबल कर देंगे सर? हाँ जीएसटी इनेबल आएगा तो दो चीज आपसे पूछेगा कि जीएसटी अप्लीकेबल, तो इसको हमेशा क्या रखोगे आप? फिर आपसे पूछेगा सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो इसको हमेशा क्या रखोगे? नो। फिर पूछेगा आपसे टाइप ऑफ सप्लाई, इसको क्या रखोगे हमेशा? गुड्स। ये तीन चीज पूछेगा जीएसटी डिटेल में आपसे, इसको लिख लो क्योंकि बच्चे आगे जाके बहुत गलती करते हैं। क्योंकि आपका जो टैक्स है किस पे लगता है? आपकी परचेज पे लगता है या आपकी गुड्स पे लगता है? ये बताओ। गुड्स पे लगता है ना। तो बच्चे पता क्या करते हैं, ये चीज हमारे परचेज के लेदर में ही पूछेगा तो बच्चे क्या करते हैं, इसको यस करके वहां बता देता है 18%, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लो अब इनवॉइस में कोई गुड्स 18 वाली है, कोई 28 वाली है, कोई 5 वाली है, कोई 12 वाली है, मतलब मल्टी रेट आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। बट आपने परचेज में क्या बता दिया? 18%। तो पता है क्या होगा, सारी गुड्स पे क्या चार्ज हो जाएगा? 18%। तो ये बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा गलती, और ये ज्यादातर ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से लोगों ने कर रखा है जो ऐसे अकाउंट की जॉब कर रहे हैं, वो तो मेरे पास क्वेरी डालते हैं इसमें टैक्स रेट गलत आ रहा है। उनको भी फिर मैंने यही चीज बताई है, मैं आपको भी बताऊंगा इस चीज को लिख लो, या मतलब इसको मतलब लिख लो, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद होती रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा रट्टा लगाना, रट्टा कभी भी नहीं लगाना। और सर सेकंड वाला क्या, कौन सी डिटेल है जी? ये आपकी ना जब परचेज और सेल का लेदर बनाएंगे तो आपसे एक जीएसटी की इंफॉर्मेशन पूछेगा उनके लेदर में। तो उनके लेदर में हमेशा क्या करनी है, तीन चीज आपको पूछेगा, तो तीन चीजों का करना है। जीएसटी हमेशा अप्लीकेबल, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हमेशा नो, और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स। क्यों? क्योंकि क्या है जी, आपका सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल हमेशा टैक्स रेट आपकी स्टॉक के ऊपर लगता है, ना कि परचेज सेल पे। ठीक है, ठीक है सर। फिर आपका अगला आ जाता है, ये पार्टी हो गया, लेजर हो गया, फिर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम अभी तक हम बनाते थे, उसमें क्या करते थे स्टॉक आइटम में कि उसका नेम जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर उसका ग्रुप है तो ग्रुप बताया, वरना उसको प्राइमरी छोड़ दिया। फिर हमने उसको यूनिट बताते थे, जो भी पीसेस या नंबर्स या मान लो केजी सब होती थी। फिर आपने कहा और कोई कैटेगरी सब होती थी, बताया हमने, वरना फिर आपके पास इसमें भी आएगा वो आपका जीएसटी इंफॉर्मेशन। अब जीएसटी इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा आपका? सबसे पहला वही जीएसटी अप्लीकेबल, तो इसको हमेशा अप्लीकेबल करना है। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो इसको हमेशा यस करोगे, ये ऑटोमेटिक नो हो जाता है। आप मत सोचना कि इसको यस करना नो हो गया, क्योंकि यस करोगे उसके बाद इसमें हम एचएसएन, इसका सेट कोड होगा तो सेट कोड, फिर उसका टैक्स रेट हम बताएंगे। ये सारी चीज आपकी कहाँ डिफाइन होती है? स्टॉक आइटम में। अब एचएसएन क्या होता है? एचएसएन होता है गुड्स के लिए एक हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करके इसकी मतलब पूरी फुल फॉर्म होती है। सेट कोड होता है सर्विस के लिए, जैसे मान लो सर्विस का काम है तो सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं जो उनके लिए यूनिक कोड होते हैं। ये क्या होता है? अब आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है
तो उस केस में क्या होगा, जो चीज इंडिया में जिस नाम से बोली जाती है अदर कंट्री में उस चीज से नहीं बोला जाता, तो उसको हमें प्रोडक्ट को अगर सेल परचेज करनी है तो एक उसका यूनिक कोड बना दिया है कि हम उस कोड से उसको सेल एंड परचेज कर सकते हैं। और टैक्स रेट आपको पता ही है, जो भी टैक्स उस गुड्स पर लगेगा, ठीक है। और फिर एक लास्ट इसमें आता है आपका टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई हमेशा गुड्स रहेगी। क्लियर यहाँ तक कि आपका स्टॉक आइटम अब ये सारी चीजें आएगी। अब ये चीजें कैसे फिल करनी है वो भी बताऊंगा। अभी बस खाली मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कल को आप इसको पढ़ो तो याद रहे आपको। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब चलिए टैली पे। यस सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, देखो इसको हटा के, क्योंकि जितना हमें थ्योरी का पार्ट पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब इसको तो मिनिमाइज और इस क्वेश्चन को लेकर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले ऐसी असाइनमेंट है अभी जो सबसे पहले आपको जीएसटी की डिटेल आपको भरना सिखाएगा। तो उसके बाद मैं आपको कंपनीज के बिल प्रोवाइड करूंगा और उनके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, ये सब मान लो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक है, इसका जीएसटी नंबर ये है। ठीक है, फाइनेंशियली ये सारी चीज डिटेल आपको दिखा रहा है। तो क्या करना है आपको, ये मैंने कहा टैली प्राइम पे मैं गया, सबसे फर्स्ट जल्दी से कंपनी क्रिएट करी मैंने, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिया, यहाँ से तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे आपका पिन कोड, ये सब आप डाल देना। मैं भी इंटर करके जल्दी सेव कर रहा हूँ कि आपको मैं बता सकूँ, क्लास ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब यहाँ हम करते तो कंपनी क्रिएट होती है, आपके पास ये विंडो आती थी, चाहे आपके पास ये विंडो इस टाइप से भी दिखाता था, अगर आपको याद हो, है ना। तो अगर आपको ये फंक्शन सारे यस चाहिए तो आप इसको यस करो, सबको यस कर दोगे। बट ये आता था जीएसटी बाय डिफॉल्ट अनेबल होता था आपके पास पहले, आपके पास पहले से जीएसटी अनेबल होता था, हम पहले इसको रो लेके चलते थे। बट आज हम इसको क्या करेंगे, यस लेके चलेंगे। और यस लेने के बाद आपसे देखो ये पूछेगा आपसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर एडिशनल फीचर्स आपके, और इनवॉइस जो आपका ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड। तो 3 पार्ट में दे रखा है। तो हमें सबसे पहले देखो, हमने जब कंपनी बनाई थी उसमें स्टेट जरूर बताना है कि आप कहीं सोचो वहाँ स्टेट नहीं बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा यहाँ पे स्टेट, फिर ये पूछेगा आपसे रेगुलर कंपोजिशन, तो हमें अभी हमेशा रेगुलर की अभी अकाउंटिंग करनी है। फिर पूछेगा एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी से बिलोंग करता, तो आपका एसएससी अदर टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता तो आप इसको नो करोगे, अगर करता होगा तो उसको यस। फिर आपसे पूछेगा, हाँ जी, एसएससी आपका ओनर जी, जो कि आपकी कंपनी का ओनर या आपकी कंपनी का नेम जहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, तो वो चीज़ आपकी बिलोंग करती है। अगर अदर जो आपकी क्या कहते हैं आपकी टेरिटरी जैसे अदर स्टेट, तो आपको यस कर देना। हाँ जी, तो जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था सर? एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में से नहीं था। अदर टेरिटरी जैसे मान लो ना कि आपकी कंपनी है ये दिल्ली में भी, यूपी में भी है, तो इस टाइप से आपको यस कर देना। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी की साइट पर अगर बिजनेस को वर्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा इंटरेस्टेड ब्रांचेस से तभी होगा। क्या चीज? जैसे एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी लिखा, ठीक है, तो आप बताना चाह रहे अदर टेरिटरी का मतलब अदर स्टेट में? हाँ, अदर स्टेट में। अदर स्टेट में अगर मैं बिजनेस है तो उस केस में आप यस कर दोगे, वरना नो रहने दो। फिर जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अब जीएसटी एप्लीकेबल कहाँ से हुआ था, कब हुआ था? 17 को। बट आप ये डेट देख लो क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2021। यस सर, नहीं हमारे नंबर की डेट पूछ रहा है ना, जब हमने ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारी कंपनी कब से बनी है यहाँ से, तो ये ऑलरेडी आ रहा है। तो इसको कभी डेट को चेंज मत करना, क्योंकि बच्चे पता क्या एक दो बारी गड़बड़ करी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जीएसटी कब से एप्लीकेबल, 1/7/2017, तो वो भी 1/7/2017 कर रहा था। नहीं, वो आपका तब था जब आपकी 17 में कंपनी बनी है और 17 के बीच में आपका जीएसटी आया था, इसलिए हमें चेंज करना पड़ता था 17 के टाइम में। पर जब ये कंटिन्यू आ रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक्सेस आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर।
फिर आ जाते हैं जी हमारा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में देखो जीएसटी नंबर आ रहा है आपका 15 डिजिट का। तो इस 15 डिजिट में भी कुछ चीजें हैं आपकी, तो कौन बताएगा इसे? पहले स्टेट कोड हो गया। पहले देखो 2 स्टेट कोड होते हैं जो 07, 06 जैसे हरियाणा, 09 यूपी, 0 ऐसे 2 3 ऐसे करके 08 ऐसे राजस्थान ऐसे करके आपके अलग अलग दिखाएगा। तो उसके बाद आपका बाकी का पैन नंबर होता है सर। 10 नहीं होता, पैन होता है। हाँ जी पैन ही तो सर। हाँ पहले, हाँ जो 10 आपके डिजिट है इसके बाद वो पैन कार्ड है आपका। अगर कंपनी है तो कंपनी का होगा, जैसे पर्सन का है तो पीएस में, अगर ये किसी फर्म का होता तो एफ होता। तो पैन में भी आपको पता है फोर्थ कैरेक्टर आपको क्या बताता है, स्टेटस उस आपके होल्डर का कि वो आपकी फर्म है, कंपनी ट्रस्ट है, ये सारी चीजें। फिर ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ ये होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसा भी इस पेन पे एक रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए 1। अगर इसमें 2 होते तो 2 3, अगर 9 हो जाता तो जेड हट के क्या होता, सॉरी 9 से ऊपर होता तो यहाँ पे जैसे 10 रजिस्ट्रेशन हो गए 11 हो गए तो जेड हट जाता, इसकी जगह 10 या 11 ऐसे हो जाता। ठीक है। और लास्ट वाला डिजिट आपके डिपार्टमेंट वाले इशू करते हैं आपको। फिर यहाँ आप देख रहे हो पीरियोडिक ऑफ जीएसटीआर 1। ये जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि पीरियोडिक ऑफ जीएसटीआर 1 मींस क्या, कि आपकी कंपनी की जो रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1 की वो मंथली है क्वार्टरली। तो हमारी जैसे मंथली है तो मंथली दिखाएंगे, क्वार्टरली होगी तो क्वार्टरली बेसिस पर उसकी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो अभी हम मंथली करते हैं इसे। ठीक है। फिर आपका जाता है एडिशनल फीचर ऑफ जीएसटी। अब जैसे सेट होता है जीएसटी रेट, आपको रेट यहाँ पे अनेबल नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे रेट अनेबल करोगे तो यहाँ से इस टाइप से पूछ लेगा। ये उस केस के लिए कि आपके बिजनेस में एक सिंगल रेट चल रहा है। ठीक है। ये आपके बिजनेस में एक सिंगल रेट चल रहा है, तब के लिए हमारे लिए बेनिफिट है, वरना इसको हमेशा हम नो ही रखेंगे क्योंकि मल्टी रेट हमेशा आपके स्टॉक में डलेगा। फिर टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। जैसे मान लो आप कभी क्या करते हो, अपनी पार्टी से एडवांस लेते हो, तो एडवांस आपका सर्विस के केस में एप्लीकेबल है, गुड्स के केस में उसमें जीएसटी से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है। ये जैसे मान लो आपका सर्विस का काम है, आपने कभी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो क्या बोला जाएगा आपका कि अगर आप किसी से 2 लाख का एडवांस ले रहे हो तो उस 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उस केस में जब आपका अगर ऐसी कंपनी में ऐसी डीलिंग होती है तो आप इसको यस करोगे कि जिसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगी। फिर अगला आता है आपका रिवर्स चार्ज। अभी हम इस ऑप्शन को नो लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो इसको हम यस करेंगे, इसलिए अभी इसको मैं नो लेके चल रहा हूँ। फिर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अनेबल टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज होती है वही आरसीएम वाली जो मैंने बताया था कि आप किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज करो, या वरना 9394 के जो सेक्शन में आपका होता था। ठीक है। फिर आपका आ जाता है अगला कि इसमें अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। जैसे क्लासिफिकेशन कुछ स्पेसिफाइड करनी है तो आप इसको यस करोगे, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, जब आप गुड्स में डालोगे तो वहाँ क्लासिफिकेशन आएगी, ये गुड्स फॉर दिस चीज के लिए, तो बट हमें इसको भी नो लेके चलना भी। फिर ये होता है एलयूटी। एलयूटी होता है आपका एक्सपोर्ट के लिए। जैसे मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर, तो आपके 2 केस चलते हैं, विद एलयूटी, विदाउट एलयूटी। एलयूटी होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये कहने का मीन्स क्या, कि अगर आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको हम उस कंप्लाइंसेस से आपको नहीं डालेंगे जो टैक्सेशन की होती है। आप अगर एलयूटी साइन मतलब बनवा लोगे अपने जीएसटी नंबर से तो आपको कंप्लाइंसेस नहीं करनी पड़ेगी और आप आगे टैक्स लगा के नहीं भेजोगे, जो कि अभी आगे जीएसटी में आपको मैं दिखाऊंगा कि हमें किस किस टाइप से एलयूटी, या अगर हम विदाउट एलयूटी करते हैं तो टैक्स की क्या क्या कंप्लाइंसेस आती है और उसके अकॉर्डिंग हमें इनवॉइस पे टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना है। वो 2 सिचुएशन आती है जो कि अभी हम एक्सपोर्ट के टाइम में देखेंगे। फिर आपका आ जाता है ई-वे बिल। ई-वे बिल आपको पता है ई-वे बिल क्यों बनाते हैं हम? ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट किसका होता है? गुड्स का सर। हाँ, क्योंकि क्या हमेशा याद रखना, गुड्स के केस में ई-वे बिल बनेगा, सर्विस के केस में कभी ई-वे बिल नहीं बनता। और वो भी गुड्स जब आपकी मूवमेंट करती है विद इन स्टेट या अदर स्टेट। तो इसमें देखो 2 लिमिट है और एप्लीकेबल ये भी अप्रैल से आएगा, इसको भी कुछ चेंज नहीं करना, आपको यहाँ आना है। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट हमेशा इनवॉइस वैल्यू पे बनता है आपका ई-वे बिल। पहले क्या होता था, टैक्सेबल गुड्स पे बनता था या एग्जम्प्टेड पे, तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी थी, बट इसको अब इनवॉइस वैल्यू कर दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें देखो 2 दिखा रहा है आपको, एक तो दिखा रहा है विद इन स्टेट, एक दिखा रहा है अदर स्टेट। पहली वाली है अदर स्टेट की, दूसरी वाली है विद इन स्टेट। तो दोनों में देखो 50-50 हजार है। विद इन वाली 1 लाख हो जाएगी। हाँ, विद इन वाली 1 लाख हो जाएगी। ऐसा क्यों, सिद्धांत जी बताइए।
सर दिल्ली में ईवे बिल 1 लाख की लिमिट है ना, 1 लाख का देख लो इसे, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन सब में लिमिट अगर आपकी कंपनी इन 3 स्टेट की है तो आपकी विद इन स्टेट के लिए कितनी लिमिट हो जाएगी? 1 लाख। ठीक है, और बाकी आपकी अदर स्टेट के लिए, सॉरी ये आपकी अदर स्टेट की थी, ये है विद इन स्टेट। ठीक है, इंट्रा, तो आप इसको 1 कर दोगे जी। यहाँ तक क्लियर सबको? अब देखो यहाँ पूछेगा आपसे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, तो ई इनवॉइसिंग आपका होता है आयरन, तो अभी इसको हम नो रख रहे हैं। ये इनवॉइसिंग अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके सेटअप में क्या होगा, क्योंकि आज ये सारे सेटअप देख लोगे तो कंफ्यूजिंग सा हो जाओगे, तो इसलिए इसको नो रख रहे हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद आपको पूरा एंटर करके पूरा एंड तक सेव करना है, तब आपका ये इनेबल होगा। अनेबल होने के बाद अब आपको कैसे पता चलेगा जीएसटी अनेबल हो गया है नहीं? तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आना है और आपको एक नई चीज दिखेगी। अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं देखी होगी जितनी हमने लास्ट क्लासेस पढ़ी है, जीएसटी रिपोर्ट सर। ये हाँ जी, तो आप देख रहे हो आपके सामने क्या आ रहा है, जीएसटी रिपोर्ट्स आपको शो कर रहा है। जैसे आप इस पे इंटर करोगे तो देख रहे हो जीएसटी 1, 2, 3B, ईवे बिल, चालान रिकंसिलिएशन, एनुअल आपकी कंप्यूटेशन, इस टाइप से आपको सारी चीज आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम आगे भी देखेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लेजर्स की। अब मैं लेजर्स बनाने जा रहा हूँ, मैं लेजर्स पे गया, मैंने ये बनाया एक राम, एक पार्टी है, और मैं इंटर करा, इसको रखा मैंने संडे डेटर्स में, फिर मैंने कहा बिल वाइज मेंटेन। अब मैंने को क्या क्या देखना है इसके अंदर, देखो एक नई चीज देखी आपको। यस सर। ठीक है, फिर क्या है आपका, यहाँ आप देखोगे यहाँ एड्रेस आ गया। एड्रेस तो चलो अभी जैसे हम एज्यूम करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ देखो अभी स्टेट बताना बहुत जरूरी है। प्लस यहाँ पे आपका स्टेट बताने के बाद इसका पैन कार्ड, रजिस्टर नंबर, ये सारी चीजें। तो इसको क्या देखेंगे हम अगली क्लासेस में, क्योंकि जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लेना, उसके अकॉर्डिंग टैली पे कंपनी क्रिएट करना, उसमें जीएसटी का सेटअप लगाना, और सेटअप लगाने के बाद ये सारी चीजें व्यू करना, और उसके बाद अगली क्लास में पूरा असाइनमेंट आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्रिएट करना है, क्या इनवॉइस नंबर होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। ओके सर। अभी जब आप जीएसटी कर रहे थे तब एक ई इनवॉइसिंग का वो था, वो नया वाला जो आ रहा है प्रोसीजर, वो हाँ वही इनवॉइसिंग आपका नया वाला, उसको भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि मान लो इतने सेटअप में आप इतने कंफ्यूज जाओगे, तो उस वाले सेटअप को भी हम लास्ट में देखेंगे जब ई इनवॉइसिंग को डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। सर मान लीजिए मेरा सारा ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है, ठीक है, मेरे ब्रांचेस जो भी है वो भी विद इन द स्टेट है, अलग अलग सिटी में। ठीक है, तो कोई भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन अगर नहीं है तो उस केस में अदर टेरिटरी वाला एनेबल होगा या डिसेबल होगा? आपका मतलब दिल्ली, जैसे मान लो आपका दिल्ली का, और दिल्ली में ये सारा है। हाँ, और मेरे जो ब्रांचेस भी है वो विद इन दिल्ली। हाँ, फिर नहीं, दिल्ली नहीं, किसी आप स्टेट को ले लीजिए ना, जैसे कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट है, उसमें डिफरेंट सिटी से मेरे ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मेरा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन भी होता है, प्लस कस्टमर से मैं खुद से सेल कर रहा हूँ, तो इस केस में एनेबल होगा एसएससी। देखो पहली चीज बताओ मैं, इस फंक्शन का कुछ यूज ही नहीं है पहली चीज। अगर आप इसको यस भी करोगे ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा है टैली वालों ने। इसमें कोई वैसा इंप्लीमेंट किया नहीं है कि जैसे आपका मान लो कोई ब्रांच है तो उसको ऐड कर सको, ये सारी चीज, बस खाली ऑप्शन दे दिया है। इसका ऑप्शन का मेनली यूज नहीं है बिल्कुल। सर एक्चुअली द प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे आप बाकी जो चीज आप स्टेट बता रहे हैं, जहाँ तक कि जर्नल एंट्री करना है वो सब चीज ठीक है अपनी जगह, ठीक है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला बॉक्स आता है ना, इसका एक एक का यस नो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और तो वही पता नहीं चल पाता ना कौन चीज अफेक्ट करेगी नहीं करेगी। नहीं बता रहा हूँ, एनेबल करते हैं, इन सब का इफेक्ट है, इसका कुछ नहीं है। हाँ, नहीं अदरवाइज भी बात करें, पूरा टैली ऐसा बोल का बात करें जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हुए चलूंगा इसका क्या यूज है। जब मैंने इसको जब बताया आपको, इसका कोई इतना मेन यूज नहीं है, बस यस या नो करके छोड़ दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो फंक्शन है, जैसे जैसे हम यस करेंगे तो इसका इफेक्ट आपकी रिपोर्टिंग पे, आपके एडवांस के टाइम में, रिवर्स चार्ज में, एलयूटी में, जब एक्सपोर्ट करेंगे, सब में इनके फंक्शन के यूज है। तो इसको हम 1 by 1 करके यस करेंगे। ठीक है,
ठीक है, इसको चाहे नो करो चाहे इसको यस करो, बाकी ये वाला ऑप्शन कोई बेनिफिट का नहीं है कि सेट ऑर्डर जीएसटी रेट, ये आपको मैंने बता दिया है कि एक सिंगल रेट के लिए है कि जब आपका बिजनेस एक सिंगल रेट पे चल रहा हो, बट हमारा सिंगल रेट पे नहीं है तो इसको हम हमेशा नो रखते हैं। ठीक है, बाकी दोनों ये तीनों ऑप्शन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कब कब हम इसको यस करेंगे और कब कब नो रखना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? यस सर। सर अगर जैसे मेरी आज फर्स्ट क्लास थी तो सर टैली में जैसे प्रैक्टिस वगैरह करनी हो या मॉडल देखना हो तो मतलब कोई डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा या कैसे? मतलब नहीं, जो आपका क्या है ना, आप वहाँ पे जाओगे online.iflab.in पे, हाँ जी, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको सर ने एक्सेस दे दिया होगा और जिससे कि आप सारी वीडियो सब चीज देख लोगे वहीं पे। सर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर देखो आप डाउनलोड भी कर सकते हो या आपको वैसे होगा तो मैं आपको मेल उसका लिंक मेल कर सकते हैं, वरना आप क्या करोगे, क्रोम पे जाना, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जाओगे बस यहाँ पे टैली सॉल्यूशन लिखना, कोई भी स्पेस मत देना, बस टैली सॉल्यूशन लिखना, यहाँ पे आ जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप जाना और डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करना और उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, तो आज की क्लास में इतना बहुत है, वरना कहीं आपसे ज्यादा हो जाए तो आगे दिक्कत हो। अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म करके क्या रिपोर्ट दिखाएगा, क्या सारी चीज करेगा, उसके बाद फिर आपके कॉन्सेप्ट देखेंगे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें, क्योंकि आप जीएसटी के साथ पूरे वैसे कॉन्सेप्ट बेस पे चलेंगे आप। ठीक है, ओके सर। जितना पुराना आपका ड्यू है उसको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। सर जीएसटी चालू कर रहे कल से, तुम्हारे जो प्रीवियस असाइनमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो मतलब आगे इंडिपेंडेंटली चालू कर, मतलब कोई ऐसा प्रीवियस ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको आप अल्टर करके कर तो सकते हो, बट मान लो जैसे आपको आगे जाके कुछ चीजों में दिक्कत आएगी, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ चीजों में मैं चाहता था कि एटलीस्ट आज से फॉलो अप करते जाए, क्योंकि क्लासेस रेगुलर है तो बीच में 10 क्लास एक बार में कर पाना होगा। हाँ, बस ये याद रखना कि आपको लेजर जो शॉर्टकट यूज करना बताया है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने पीछे का जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे तरीके से आप चला लोगे। हाँ सर, शॉर्टकट से तो आप शीट्स दे दिए ना, तो साइड से शीट दे दिया है। अब जैसे मान लो पीछे जो असाइनमेंट मिले ना, उसके हम प्रैक्टिस करते टाइम जब उनको इन यूज में लाएंगे तो समय हमारा हाथ और अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, बाकी आप टैली की क्लासेस कब कब होती हैं सर, कौन कौन से डेज में होती हैं? टैली की क्लासेस मंडे टू सैटरडे आपकी 2 to 4 होती है, मतलब 2 to 4 भी बहुत ज्यादा था, 2:30 तक मान लो। ओके सर, रेगुलर होती है मतलब संडे को छोड़ के? मंडे टू सैटरडे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं। जब तक आप ये कंप्लीट और ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे फिल करनी है यहाँ तक आप लोग भी कर लेना। ठीक है, ओके सर। गुड आफ्टरनून। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम।